morning all of you. I am Anuradha. I am here with my presentation. And today the topic of my presentation is feminist criticism or Ellen Showalter's feminist criticism in wilderness. जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म और इसमें जो मेरा मेन टॉपिक है वो है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस बाय एलन शोवाल्टर। जो एलन शोवाल्टर का जो ऐसे है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उससे पहले हमें जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मैं जो अपना ये ऐसे है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस बाय एलन शोवाल्टर, इसको शुरू करने से पहले जो अपने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके बारे में आपको बताऊंगी। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म एज ए डिस्टिंक्टिव एंड कंसर्न्ड अप्रोच टू लिटरेचर, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म वॉज नॉट inaugurated until the late 1960 century। जो हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो क्या है, लिटरेचर में 1960 सेंचुरी से पहले नहीं आया था। वो हमारे लिटरेचर में 1960 सेंचुरी से पहले नहीं आया था। बिहाइंड इट हाउएवर लाइज द 2 centuries स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स कल्चरल रोल एंड अचीवमेंट एंड वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल राइट, मार्क्ड बाय such book as Mary Wollstonecraft Vindication of Right of Women, John Stuart Mill's The Subjection of Women, and American Margaret Fuller's Women in 19th Century 1845। क्या कहा गया है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है। क्या है कि उसको हम एक बिल्कुल छोटी सी कोई भी थियरी है उसको मानकर हम नहीं चल सकते हैं। जो हमारे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो लगभग हमारे 200 जो हमारे 2 सेंचुरी हैं, 200 साल हैं, उसका स्ट्रगल है। क्या है, स्ट्रगल है ये क्या है, स्ट्रगल है फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ वुमेन्स कल्चरल रोल एंड अचीवमेंट, कि जो वुमेन है उनका क्या कल्चरल रोल है, उनकी क्या पहचान है, उन्होंने कैसे अचीवमेंट प्राप्त की हैं। ये 200 साल का स्ट्रगल है, 2 centuries स्ट्रगल है ये। एंड फॉर द वुमेन सोशल एंड पॉलिटिकल राइट मार्क्ड बाय सच बुक, और जो ये वुमेन का जो ये सोशल और पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं वो हमें कौन सी बुक से हमें पता चलता है। तो सबसे पहले हमें मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, जो हमारी बुक है द मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट की द विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, सबसे पहले ये बुक आई जो कि 1792 में पब्लिश हुई। फिर जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आई, कौन सी आई, जॉन स्टुअर्ट मिल की द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन आई जो कि 1869 में पब्लिश हुई। और फिर अमेरिकन मार्गरेट फुलर की वुमेन इन 19th सेंचुरी, तो कौन सी आई, मार्गरेट फुलर की आई वुमेन इन 19th सेंचुरी 1845 में आई। तो क्या है, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है कंटिन्यू इन टू बी इंटर रिलेटेड विद मूवमेंट ऑफ पॉलिटिकल फेमिनिज्म ऑफ सोशल लीगल कल्चरल फ्रीडम एंड इक्वलिटी। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो ये राइटर हैं, जो ये क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये देखा कि जो वुमेन है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। द वुमेन आर एक्सप्लॉयटेड बाय मैन इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, लीगल, एजुकेशनल। They find women is exploited by men, and then they voices against this exploitation. And which is called feminist criticism. And they start their writing about this topic, about the right of women and how she get right in her life, and all the political, religious, social right are described by the feminist critics। जो हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसमें जो वुमेन है उनको मिलने वाले अधिकारों के बारे में बताया गया है। जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है इसमें जो वुमेन है उसके द्वारा जो अलग अलग क्षेत्र में जो उसके साथ भेदभाव हुआ है उसको दूर करने के लिए राइटर के द्वारा किए जाने वाले एक छोटे से प्रयास को ले सकते हैं।
जो वुमेन है उसके साथ लगभग जो हमारा क्लासिक पीरियड है, जो हमारा क्लासिकल जो बहुत ही पुराना पीरियड है, उसमें भी उसके साथ भेदभाव हो सकता है। और जैसे कि हम हिंदू माइथोलॉजी से जो वर्ड है, जो श्लोक है, उसको ले सकते हैं। जो उसमें क्या कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये ताड़न के अधिकारी। उसमें ये कहा गया कि जो ढोल मैंने ढोलक जिसको हम पीटते हैं, ढोल गवार मीन मूर्ख, ढोल गवार शूद्र मीन जो सप्रेस्ड पर्सन है, पशु एनिमल एंड नारी, यहाँ पर जो वुमेन है उसके कंपेरिजन ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनके साथ की गई है। ये ताड़न के अधिकारी के ये कहा गया है कि तो ये तो ताड़न के ही अधिकारी है, ये तो पनिशमेंट के ही अधिकारी हैं, इनके तो हमेशा ही ऑपरेशन, इनको तो हमेशा ही ऑपरेस्ड मतलब कि इनको तो हमेशा ही दबा कर रखना चाहिए। तो किसी भी लिटरेचर को देख सकते हैं, जो प्राचीन समय से भी हम देख सकते हैं, पुराने समय से देख सकते हैं, तो उसमें जो वुमेन है उसके साथ क्या होता आया है, भेदभाव होता आया है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स ने क्या किया, जो हमारे ये वुमेन के साथ जो ये भेदभाव हो रहा था उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या की, आवाज़ उठाई। और जो हमारे 19th सेंचुरी है उसमें क्या है, जो अलग अलग राइटर हैं उनके द्वारा जो ये कोशिश है वो लगातार की गई। वुमेन के साथ जो पुराने समय से जो भेदभाव होता आ रहा था उसके अगेंस्ट जो आवाज़ उठाई गई वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंडर उठाई गई। तो इसके लिए जो प्रेजेंट टाइम है, जो 19th सेंचुरी है, उसका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रहा है। और उस टाइम में बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में लिखा है। जैसे कि हम एक फेमिनिस्ट क्रिटिक्स को ले सकते हैं, वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ का जो फेमस वर्क है वो है ए रूम ऑफ वंस ओन। ए रूम ऑफ वंस ओन, उसने ये कहा है कि किसी वुमेन के पास कोई प्रॉपर्टी हो या न हो, कोई ज्वेलरी हो या न हो, उसके पास एक अपना एक रूम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके पास अपना एक रूम होना चाहिए, मतलब ए रूम ऑफ वंस ओन, मतलब वो जिसमें वो अपनी हर एक थिंकिंग, अपनी हर एक जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव एबिलिटी है, उसको सामने लेकर आ सके। और किसको ले सकते हैं हम, जो हमारे साइमन डी बोवर का जो सेकंड सेक्स वर्क है उसको ले सकते हैं। कैट मिलेट का सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स है, उनको भी हम ले सकते हैं। तो इसने ये कहा है कि जो ये अलग अलग वर्क हैं उसमें जो ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके लिए जो आवाज़ है वो उठाई गई है। और उसने 19th सेंचुरी के जो दूसरे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं, जैसे कि जॉर्ज इलियट है, मार्गरेट फुलर है, इनको भी ले सकते हैं, जिन्होंने वुमेन जो स्टडीज़ हैं उनके बारे में लिखा है और उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा जो रियल टॉपिक है वो है एलन शोवॉल्टर का जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस है, ये ऐसे हमें डिस्कस करना है। तो अब मैं आपको एलन शोवॉल्टर के बारे में बताऊंगी। जो एलन शोवॉल्टर है, बोर्न जनवरी 21, 1941, इज एन अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक, फेमिनिस्ट एंड राइटर ऑफ कल्चर एंड सोशल इशू। ये जो हमारी एलन शोवॉल्टर है वो अमेरिकन लिटरेरी, जो अमेरिका की बहुत ही फेमस क्रिटिक है, फेमिनिस्ट, ये भी फेमिनिस्ट मतलब कि जो वुमेन है उसके बारे में लिखने वाली हैं, एंड राइटर ऑन कल्चर एंड सोशल इशू, और जो ये राइटर है जो कल्चर और सोशल इशू है उसके ऊपर लिखने वाली है। She is one of the founder of feminist literary criticism in United States, और उसने यूनाइटेड स्टेट के अंदर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के ऊपर आवाज़ उठाने वाले ये क्या है, फाउंडर है, मतलब सबसे पहले जो नींव उठाने वाली ये है, ये उसकी नींव डालने वाली है। और academia and developed the concept of practice of genocritics and term डिस्क्राइबिंग द स्टडी ऑफ वुमेन एज राइटर, और उन्होंने जो ये जीनोक्रिटिसिज्म है उसकी जो टर्म है उसका यूज अपने वर्क के द्वारा किया था। उसने जो जीनोक्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, इसको गाइनोक्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, तो आपको जो सही लगे उसका यूज आप कर सकते हो। तो यहाँ पर जो उसने ये जीनोक्रिटिसिज्म है या गाइनोक्रिटिसिज्म है, गाइनोक्रिटिसिज्म की जो नई टर्म थी वो उन्होंने दी थी, और जो ये गाइनोक्रिटिसिज्म है इस टर्म के साथ उन्होंने वुमेन राइटिंग के बारे में बताने की कोशिश की। जो गाइनोक्रिटिसिज्म और जो गाइनोक्रिटिक्स हैं, इस टर्म कॉइन्ड इन 17th सेंचुरी बाय एलन शोवॉल्टर। ये एलन शोवॉल्टर के द्वारा 70s जो सेंचुरी थी जो उसमें क्या की गई थी, ये शुरू की गई थी बाय एलन शोवॉल्टर। एलन शोवॉल्टर के द्वारा
और इट डिस्क्राइब्ड a new literary project intended to construct female framework analysis of women literature। और जो गायनो क्रिटिसिज्म था इसमें जो फीमेल फ्रेमवर्क एनालिसिस ऑफ वुमेन लिटरेचर, इसमें वुमेन लिटरेचर के बारे में जो एनालिसिस है वो किया गया है। मतलब कि जो वुमेन लिटरेचर है उसका एनालिसिस गायनो क्रिटिसिज्म के अंदर किया गया है। जैसे कि मैन ने वर्क लिख रखे हैं उसी तरह से वुमेन ने भी वर्क लिख रखे हैं, और उनमें से भी क्या है हम जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं उनको ले सकते हैं। तो उसने क्या है गायनो क्रिटिसिज्म जो है ये एनालिसिस किया गया है कि जो वुमेन है उसने जो वर्क लिखे हैं उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके द्वारा यूज़ किए गए वर्ड क्या है, और उसके द्वारा जो आइडिया दिया गया वो क्या है। तो जो वुमेन के जो वर्क है उनका एनालिसिस करने के लिए जो टर्म दी गई थी उसको हम क्या कहते हैं, गायनो क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो गायनो क्रिटिसिज्म जो है ये एलन शोवल्टर के द्वारा शुरू की गई टर्म है, जिसमें जो वुमेन के जो वर्क है उनका क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। अब मैं जो एलन शोवल्टर है उसका जो वर्क है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एलन शोवल्टर के बारे में मैंने बता दिया, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के बारे में मैंने बता दिया। अब मैं उसके ऐसे जो हमारा जो ऐसे है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस के बारे में आपको बताऊंगी। The essay by Alan Showalter is an attempt to study the field of literary criticism। जो ये ऐसे है by Alan Showalter, जो एलन शोवल्टर के द्वारा लिखा गया है, इज एन अटैम्प्ट, ये एक अटैम्प्ट है टू स्टडी द फील्ड ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो फील्ड है लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो फील्ड है फ्रॉम द फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उसको फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताने की कोशिश की है। जो ऐसे है एलन शोवल्टर का, ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो एक अटैम्प्ट है जो जिसमें क्रिटिसिज्म को फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ बताने की कोशिश की गई है। द ऐसे कंसिडर्ड द फैक्ट दैट, जो ये ऐसे है वो कंसिडर्ड करता है द फैक्ट दैट इस फैक्ट को दैट की लाइक जैसे कि फेमिनिस्ट क्रिएटिव राइटर, जो फेमिनिस्ट क्रिएटिव राइटर हैं एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं आल्सो फोकस सर्टेन ऑब्स्टेकल विच हैव गॉट हाईलाइटेड आफ्टर द राइज ऑफ फेमिनिज्म, कि उन्हें बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल हैं उनका सामना करना पड़ता है। यहाँ पर उसने ये कहा है कि जो हमारे फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, जो हमारे फेमिनिस्ट क्रिएटिव पर्सन हैं, उन्हें जब वो क्रिटिसिज्म करते हैं तो उन्हें बहुत सारे ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत सारी परेशानियों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वर्क में उसने जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स के द्वारा जिन बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिन ऑब्स्टेकल को वो फेस करते हैं, उनका वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? जो फेमिनिस्ट क्रिटिक के द्वारा जो परेशानियाँ उनको उठाई जाती हैं, जो ऑब्स्टेकल उनके द्वारा उठाए जाते हैं, उनका वर्णन किया गया है। शोवल्टर हैज ट्राइज टू एनालाइज इन डिटेल द बिलीफ दैट फेमिनिस्ट क्रिटिक्स आर वाइल्डरनेस इन वाइल्डरनेस। शोवल्टर ने ये कहा है कि, जो शोवल्टर है उसने ये कहा है कि एनालाइज इन डिटेल, कि उसने ये एनालाइज किया है, उसने सारे के सारे जो वर्क लिखे, जो हमने बताया था, उसने गायनो क्रिटिसिज्म एक थियरी शुरू की थी, तो उसमें क्या किया था, उसने फेमिनिस्ट जो राइटिंग है उसका एनालिसिस किया था। तो उसने ये कहा कि मैंने जब सारे के सारे जो वर्क हैं उनका एनालिसिस किया, तो एनालिसिस करने के बाद मैं इस पॉइंट पर पहुंची हूँ कि जो फेमिनिस्ट जो क्रिटिक्स हैं आर इन वाइल्डरनेस, वो क्या है, वाइल्डरनेस, उन्हें वाइल्डरनेस, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है। आर इन वाइल्डरनेस, कि वो बहुत बड़ी परेशानी में है। परेशानी में कौन है? जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं वो बहुत बड़ी परेशानी में है। ये उसे कैसे पता चला कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं आर इन वाइल्डरनेस, कि वो वाइल्डरनेस में है? ये कैसे पता चला? क्योंकि उसने क्या किया, जो अलग अलग जो फेमिनिस्ट जो वर्क हैं उसका उसने एनालिसिस किया, और उस एनालिसिस को करने के बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंची कि जो ये हमारे फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं वो वाइल्डरनेस में है, वो बहुत बड़ी समस्या में है। प्लूरलिज्म
एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक। अब उसने जो ये वर्क है उसके अंदर जो उसने देखा है उसके अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं, जिसके साथ हम उसके जो हमारा ये ऐसे है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उसको समझ सकते हैं। तो उसके लिए उसने अलग अलग कंसेप्ट दिए हैं। तो जो पहला कंसेप्ट दिया है वो है प्लूरलिज्म एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक। उसने पहला जो कंसेप्ट दिया है वो दिया है प्लूरलिज्म एंड फेमिनिस्ट क्रिटिक। सो वॉल्टर बिगिंस दिस ऐसे बाय पॉइंटिंग आउट द डायलॉग बाय कैरोलिन हेलबर्न एंड कैथरीन स्टिम्पसन। यहाँ पर जो ये ऐसे हैं कौन सा, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, ये क्या है, डायलॉग के साथ शुरू होता है, यह बातचीत के साथ शुरू होता है। डायलॉग किसके बीच में था, कैरोलिन हेलबर्न के साथ का और कैथरीन स्टिम्पसन का। किसका था, कैरोलिन हेलबर्न का और किसका था, कैथरीन स्टिम्पसन का था। इनके डायलॉग के साथ ये जो ऐसे है ये शुरू होता है। दे हैड पॉइंटेड आउट दैट, उन्होंने ये पॉइंटेड आउट किया, उन्होंने ये जो मेन पॉइंट है ये देखा कि नेट की टू पोल्स वर आइडेंटिफिएबल इन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि जो हमारे जो फेमिनिस्ट जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसके सामने हमें दो पोल मिले हैं, उसके हमें दो पोल मिले हैं, दो स्तंभ मिले हैं। वन कंसर्निंग ऑन एरर ऑफ पास्ट एंड अदर फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन। उसमें ये कहा है कि जो ये दो पोल हैं उनमें से जो एक पोल है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, एरर ऑफ पास्ट। किस चीज़ से रिलेटेड है, जो एरर ऑफ पास्ट, की पास्ट में कौन कौन सी गलतियाँ हुई हैं। तो पहला जो पोल है वो एरर ऑफ पास्ट से रिलेटेड है और जो दूसरा पोल है वो फोकस ऑन द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन, वो दूसरा जो है वो ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम जो एरर ऑफ पास्ट है उसको हम किस चीज़ के साथ देख सकते हैं कि जो हमारा पास्ट है उसमें वुमेन के साथ एक्स का क्या किया गया, दबाया गया, तो इसको क्या एरर ऑफ पास्ट, हम पास्ट के साथ किसी भी वर्क को हम पास्ट के साथ और फिर उसके इमेजिनेशन के साथ जोड़कर किसी भी वर्क को समझ सकते हैं। तो उन्होंने दो पोल दिए, उनमें से एक पोल जो रिलेटेड था एरर ऑफ पास्ट से और जो दूसरा पोल था वो ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन से। सी also quotes Matthew Arnold to state that criticism is a process has to pass through a stage of wilderness to reach its wilderness। उसने ये कहा कि उसने ये जो मैथ्यू आर्नोल्ड है उसकी जो क्योटेशन है उसको यहाँ पर उसने यूज़ किया। उसने ये कहा कि अगर कोई भी वर्क है उसको हमें क्या है, उसको बहुत ही ऊंची जो स्थान है उस तक लेकर जाना है। क्या कहा है कि मैथ्यू आर्नोल्ड टू स्टेट दैट, उसने कहा कि क्रिटिसिज्म इज ए प्रोसेस हैज़ टू पास थ्रू द स्टेज ऑफ वाइल्डरनेस। कोई भी जो वर्क है वो क्या है, एक स्टेज के साथ गुजरता है, मतलब एक स्टेज से गुजरता है, कि एक वाइल्डरनेस से गुजरता है, उसे बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। कोई भी क्रिटिसिज्म है पहले उसे बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स के अंदर से गुजरना पड़ेगा एंड देन टू रीच द वाइल्डरनेस। यहाँ पर वाइल्डरनेस जो वर्ड है वो गलत यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो इसने ये कहा है कि कोई भी वर्क है वो उसके जो उच्च बिंदु है उस तक तभी पहुँच सकता है। यहाँ पर जो हाई पॉइंट है वो वर्ड है। तो उसने कहा है कि कोई भी जो वर्क है वो उसके हाई स्टेज के ऊपर, हाई पॉइंट के ऊपर तब पहुंच सकता है जब वो बहुत सारे जो वाइल्डरनेस है, जो ऑब्स्टेकल है उनसे गुजरता है। तो उन सब चीज़ों से गुजरने के बाद ही वह सही बिंदु पर, जो उसका उच्चतम बिंदु है उस पर वो पहुंच सकता है। She clarifies that the wilderness in feminist criticism is because of the lack of theoretical framework। उसने ये कहा है कि जो हमारे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो वाइल्डरनेस में है, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वो उसमें को क्या है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं। उसका जो रियल कारण है वो क्या है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, कि जो हमारे फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसमें कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है। जो हमारे फेमिनिस्ट जो वर्क है उसको कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है कि आप जो फेमिनिस्ट जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उसकी थियोरी क्या है, आप इस थियोरी के साथ इस जगह पर पहुंच सकते हो। तो कोई थियोरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं दिया गया है, जो कि हमारे जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उनके लिए एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। एन अर्ली ऑब्स्टेकल एस्टैब्लिश्ड अबोव द मेंशन्ड फ्रेमवर्क वाज इनएबिलिटी ऑफ मैनी वुमेन टू रिस्पॉन्स टू डिमांड of openness required to success the feminist criticism।
यहाँ पर उसने ये कहा है कि कोई भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म की सक्सेस मिल सकती है, उसको फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में सक्सेस मिल सकती है। कब मिल सकती है? जब जो राइटर है फेमिनिस्ट क्रिटिक का, वो अपनी आवाज़ को बहुत ही अच्छी तरह से उठाए। उसने कहा है कि जब कोई भी जो राइटर है अपनी बात को पूरी तरह से दूसरों के सामने रखेगा तो ही वो क्या है, हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच सकता है। तो उसने ये कहा है कि फेमिनिस्ट क्रिटिक को अपने जो क्रिटिसिज्म है उसको एक बहुत ऊंचे के दर्जे तक ले जाने के लिए अपनी आवाज़ को बहुत ही ऊंचा रखना होगा। लेकिन जो हमारे क्रिटिक हैं वो क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में कई बार क्या है, दब जाते हैं। वो अपनी आवाज़ को उतनी ऊंची तरह से नहीं उठा पाते जितना उनको उठाना था। तो इसके कारण वो क्या है, जो हमारे ये जो उनकी आवाज़ न उठाने का जो कारण है, वो जो हमारे फेमिनिस्ट क्रिटिक है उसके कारण वो क्या किस में चले जाते हैं, वाइल्डरनेस में चले जाते हैं। ये जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके लिए क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। अपनी आवाज़ को न उठाना, वुमेन के द्वारा अपनी आवाज़ को न उठाना, फेमिनिस्ट क्रिटिक के द्वारा अपनी आवाज़ को न उठाना, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके लिए क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। अब जो सेकंड कंसेप्ट है वो क्या है, जो हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस बाय एलन शोवॉल्टर है, वो कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो एलन शोवॉल्टर ने सेकंड कंसेप्ट दिया है, वो क्या है, डेफिनेशन ऑफ फेमिनिन गायनोक्रिटिक्स एंड द वुमेन टेक्स्ट। उसने ये कहा है कि डिफाइनिंग, हमें डिफाइन करना होगा फेमिनियन गायनोक्रिटिसिज्म एंड वुमेन टेक्स्ट। वो गायनोक्रिटिसिज्म क्या है, वह क्रिटिसिज्म जिसमें जो वुमेन है उसकी जो राइटिंग है उसका जो एनालिसिस किया जाता है, उसका जो वर्क है उसका एनालिसिस होता है। तो उसने क्या कहा है, डिफाइनिंग द फेमिनियन गायनोक्रिटिक्स एंड द वुमेन टेक्स्ट। हमें क्या है, वुमेन टेक्स्ट में जो वुमेन का जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का जो एनालिसिस है, जो गायनोक्रिटिसिज्म है, उस थ्योरी को दोनों को एक साथ जोड़कर उनको डिफाइन करके हम जो हमारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके जो रियल जो उसका मीनिंग है उसको तक हम जा सकते हैं। फ्रेंच फेमिनिस्ट क्रिटिक हैज आइडेंटिफाइड द इन्फ्लुएंस ऑफ फीमेल बॉडी इन फीमेल लैंग्वेज एंड द टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। जो फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि जो वुमेन जो राइटिंग लिखती है वो क्या है, वुमेन फीमेल वर्ड इन फीमेल बॉडी वो लिखती है। मतलब कि उसके द्वारा जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं वो वर्ड भी किस चीज़ से रिलेटेड है, जो वुमेन का जो वर्ड है और वुमेन वर्ड एंड वुमेन बॉडी, फीमेल वर्ड एंड फीमेल बॉडी। यहाँ पर उसने ये कहा है कि जो राइटिंग उनके द्वारा लिखी जाती है, फीमेल बॉडी का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो मैन के लिए तो जो अच्छे वर्ड हैं उनके साथ, और जो वुमेन है उनके लिए उनके एज ए सप्रेसर, उसको क्या है, जैसे कि उसको किसी दबाव है, इस तरह से उस लैंग्वेज का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो फिर जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसने ये कहा है कि जो फीमेल की जो राइटिंग है, गायनोक्रिटिसिज्म का मतलब है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का एनालिसिस करना। तो उन्होंने एनालिसिस किसके द्वारा किया गया है, फ्रेंच क्रिटिक्स के द्वारा किया गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो वुमेन का जो टेक्स्ट है, जो फीमेल का जो टेक्स्ट है, वो फीमेल टेक्स्ट इन फीमेल बॉडी, उस फीमेल टेक्स्ट को फीमेल बॉडी में यूज़ किया गया है। मतलब कि जो वुमेन के द्वारा जो राइटिंग यूज़ की गई है उसके अंदर जो फेमिनियन वर्ड हैं उनका यूज़ किया गया है। जैसे कि जो मैन है उसको बोल्ड वे में दिखाया गया है और जो वुमेन है उसको किस में, जो एज ए कॉवर्डली वे में उनको दिखाया गया है। तो वुमेन टेक्स्ट इन वुमेन बॉडी, फीमेल टेक्स्ट इन फीमेल बॉडी, इस तरह से उनका यूज किया गया है। नेक्स्ट है 4 बेसिक मेथड difference are being used most commonly: biological, linguistic, साइकोएनालिटिक एंड कल्चरल। अब उसने ये कहा है कि हम अपने कंसेप्ट को 4 जो मुख्य जो मॉडल हैं उनके साथ हम समझ सकते हैं। इसको समझने के लिए 4 मॉडलों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और जो हमारे जो एलन शोवॉल्टर है उसके द्वारा जो 4 मॉडल दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, साइकोएनालिटिक एंड कल्चरल। कौन कौन से हैं, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, साइकोएनालिटिकल एंड कल्चरल। उसने 4 मॉडल दिए हैं। किसी भी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को समझने के लिए 4 मॉडल दिए हैं। पहला है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब होता है शरीर, मतलब
मतलब कि हमारा जो शरीर है वो, उसने कहा है कि मैन और जो वुमेन है उसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, उसमें क्या है, बायोलॉजिकल डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी वो एक जैसे ही होते हैं। उनमें बायोलॉजिकल तो डिफरेंस होता है, लेकिन बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ साथ उनका जो माइंड है वो एक जैसा ही होता है। हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन का माइंड मैन के माइंड से कम है। तो बायोलॉजिकल डिफरेंस के साथ उनकी थिंकिंग कैपेसिटी को, उनकी क्रिएटिव पावर को नहीं आंका जा सकता। सेकंड जो मॉडल दिया है वो उन्होंने दिया है लिंग्विस्टिक का। कौन सा मॉडल दिया है, लिंग्विस्टिक का। लिंग्विस्टिक मीन लैंग्वेज। जैसे कि इसने अब वर्ड का यूज किया था, फीमेल टेक्स्ट इन फीमेल बॉडी, फीमेल वर्ड्स इन फीमेल बॉडी। अब उसने क्या कहा है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक के द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो अलग अलग है। जो मेल हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, उससे भरी हुई है। हम किसी को जब वो आगे बढ़ाने की करते बोल्डनेस से भरी हुई है, और जो वुमेन है उसकी जो लैंग्वेज है वो सप्रेशन, वो दबाव के साथ है। तो उसमें क्या है, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट के साथ समझा जा सकता है। और यहाँ पर शोवाल्टर ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो इक्वल होनी चाहिए, लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और थर्ड है साइको एनालिटिक। थर्ड कौन सी है, साइको एनालिटिक। उसने कहा है कि जो मैन की साइकोलॉजी है और जो वुमेन की साइकोलॉजी है वो क्या है, अलग अलग है। मैन की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो हमेशा साइकोलॉजिकल वे से वुमेन को खुद से इन्फीरियर समझता है, साइकोलॉजिकल वे से वो वुमेन को इन्फीरियर समझता है। तो थर्ड जो मॉडल दिया है वो साइको एनालिटिक का दिया है। और फोर्थ दिया है कल्चर। कल्चर के अंदर हम हमारी सोसाइटी को देख सकते हैं। सोसाइटी में हम हर एक तरह के जो पॉइंट हैं उनको देख सकते हैं कि सोसाइटी में पॉलिटिकल भी है, रिलीजियस भी है, लीगल भी है, एजुकेशनल भी है। तो उसने ये कहा है कि जो सोसाइटी में जो वुमेन में और मैन में जो डिफरेंस है उसको हम फोर्थ मॉडल के साथ समझ सकते हैं, और फोर्थ मॉडल क्या है, कंसेप्ट का है। तो कंसेप्ट के अंदर हम सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और एजुकेशनल वे में वुमेन को किस तरह से पीछे रखा गया है उसको ले सकते हैं। उसने कहा है कि हम अगर इन मतलब फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को समझना होगा तो हमें कल्चर का जो एस्पेक्ट है, कल्चर का जो मॉडल है उसको भी अपनाना होगा। Each of their models is like a school of gynocratic feminist criticism has its own preference for the text method and belief। जो यहाँ पर जो मॉडल दिए गए हैं, जो हमें 4 मॉडल दिए हैं, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, साइको एनालिटिक, कल्चरल, जो ये हमें मॉडल दिए गए हैं, ये जो मॉडल हैं वो क्या करते हैं, ये सारे के सारे लाइक स्कूल ऑफ गायनोक्रेटिक फेमिनिस्ट, जो गायनोक्रेटिक जो फेमिनिस्ट हैं उनके लिए उनका एक स्कूल की तरह ले सकते हैं, उनको एक नियम की तरह ले सकते हैं कि जो गायनोक्रेटिक्स हैं, जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर एनालिसिस के लिए जो क्रिटिक्स के द्वारा यूज़ किया गया जो कंसेप्ट है उसके द्वारा यूज़ किए गए मॉडल है, तो वो इन चारों मॉडलों को ले सकते हैं। वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म को इन चारों मॉडल के साथ बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। अगर वो किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जब उस टेक्स्ट में वो सबसे पहले किस चीज़ को देखते हैं, बायोलॉजिकल, वो देखते हैं कि जो टेक्स्ट है वो किसने लिखा है, मैन ने लिखा है, वुमेन ने लिखा है। और फिर वो देखते हैं अब उनके द्वारा यूज़ की गई लैंग्वेज कैसी है, वुमेन के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, मैन के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। तो वो जब इसको गायनोक्रिटिसिज्म करते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म करते हैं, तो वो जो हमारे बायोलॉजिकल है उससे जो हमारा जो रियल जो राइटर के द्वारा जो रियल आइडिया दिया गया है उसको समझने के लिए पहले वो बायोलॉजिकल जो मेथड है उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर है लिंग्विस्टिक को यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मान सकते हैं कि जो राइटर के द्वारा जो यूज़ की गई लैंग्वेज है उसको हम देखते हैं कि उसने किस लैंग्वेज का यूज़ किया है, मैन के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया है, वुमेन के लिए किस लैंग्वेज का यूज़ किया है। कहीं उसने मैन के लिए बोल्ड वर्ड का यूज़ तो नहीं किया, कहीं मैन के लिए उसे पावरफुल वर्ड का यूज़ तो नहीं किया, कहीं वुमेन को उसको ने दबाने की कोशिश तो नहीं की, कहीं मैन के लिए उसने कावर्ड वर्ड का यूज़ तो नहीं किया, कहीं उसने जो वुमेन है उसके लिए लिमिट्स तो नहीं बनाई। तो उसको लिंग्विस्टिक वे से भी हम समझ सकते हैं। तीसरा है साइको एनालिटिक। जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं, फिर एलन शोवाल्टर के अनुसार जब हम किसी वर्क को पढ़ते हैं तो हमें क्या है उस राइटर की साइकोलॉजी का हमें पता चलता है।
तो हम साइकोलॉजी के साथ, मतलब कि उसने जो ये वर्क दिया है उसको साइको एनालिटिक वे से, कि उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसने साइकोलॉजी में कहीं मैन को ऊपर तो नहीं दिखाया, कहीं जो वुमेन उसको नीचे तो नहीं दिखाया। जैसे कि हमने जो वर्क है किसका, वो सा पूरा नाम नहीं याद, तो उसका क्या, सेंट जॉन जो वर्क है, सेंट जॉन जो वर्क है, सेंट जॉन वर्क में जो सेंट जॉन है उसको क्या है, बहुत सारी जो पावर है वो मिली हुई है। लेकिन जो हमारी ये है जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसमें चर्च को भी ले सकते हैं, उनको ये विश्वास नहीं होता कि किसी वुमेन को इतनी पावर कैसे मिल सकती है। तो वो क्या करते हैं, उसको जो जॉन है, जो लड़की है, उसको क्या कर देते हैं, मरवा देते हैं। लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि जो सेंट जॉन है वो सच में क्या थी, उसको डिवाइन पावर मिली हुई थी। तो यहाँ पर क्या है, हम जो सेंट जॉन है उसके लिए जो सा के द्वारा जो वर्ड की यूज किया गया है कि उसको डिवाइन पावर मिली थी, तो हमें क्या पता चलता है कि वुमेन के लिए उसने अच्छी लैंग्वेज का यूज़ किया है। तो वो जो हमारे शाह की जो साइकोलॉजी है उसका यहाँ पर ये पता चलता है कि उसने सेंट जॉन के लिए बहुत ही अच्छी जो वर्ड है उसका यूज़ किया, उसको एज ए डिवाइन बीइंग उसने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो जो तीसरा मेथड है वो साइको एनालिटिक है, कि किसी भी टेक्स्ट को हम साइको एनालिटिक वे से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और फोर्थ है कल्चर। कल्चर के साथ भी हम किसी वर्क को समझ सकते हैं। कल्चर मीन जो उसके द्वारा जो कल्चर प्रेजेंट किया गया है, जो वर्क है उसके अंदर जो उसने कल्चर दे रखा है, उसके द्वारा भी हम साइकोलॉजी का पता लगा सकते हैं। जो उसके द्वारा जो वर्क लिखा गया है उसमें जो उसने कल्चर दिया है, फैमिली दी है, वो मेल डोमिनेटेड है, उसके अंदर मेल डोमिनेटेड है, या उसमें जो वुमेन है उसकी पोजीशन ऊपर है। इस चीज़ के साथ जो कल्चर है, उसके जो आसपास की जो कल्चर है उसके साथ भी हम किसी टेक्स्ट को समझ सकते हैं। तो उसने ये कहा है, जो हमारी जो एलन शोवल्टर है उसने ये कहा है कि जो गायनोक्रिटिसिज्म है उसको 4 कंसेप्ट के साथ हम किसी भी टेक्स्ट को समझ सकते हैं। अब थर्ड कंसेप्ट उन्होंने दिया है वुमेन्स राइटिंग इन वुमेन बॉडी। ये मैंने पहले ही बताया था, वीमेंस राइटिंग इन वीमेन बॉडी। उसने कहा है कि जो वीमेन की जो राइटिंग है, कहीं उस जो राइटिंग है उसमें वीमेन बॉडी का यूज़ तो नहीं किया गया, मतलब कि उसके द्वारा जो लैंग्वेज यूज की गई है उसमें वुमेन को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश तो नहीं की है। तो ये क्या है, वीमेन राइटिंग एंड वीमेन बॉडी। उसने कहा है कि हमारे टेक्स्ट में हमें वीमेन राइटिंग में वीमेन बॉडी दिखाने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि जो वीमेन के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करनी है वो हमें एक बहुत अच्छी लैंग्वेज का यूज करना चाहिए। मैनी क्रिटिक्स हैव एसोसिएटेड द एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट टू द जनरेटिव प्रोसेस विच ओनली मेल यूज्ड टू बी कंसिडर्ड कैपेबल अंडरटेकिंग। उसने ये कहा है कि मैनी क्रिटिक्स हैव एसोसिएटेड द एक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ द टेक्स्ट टू द जनरेटिव प्रोसेस विच ओनली मेल यूज टू कंसिडर्ड एंड कैपेबल टू अंडरटेकिंग। यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक ये मानते हैं कि जब हम कोई क्रिएटिव वर्क लिखते हैं तो हम जब कोई वर्क लिखते हैं तो उसमें हमारी क्रिएटिविटी होती है, और जो ये क्रिएटिविटी है वो मेल को मिली हुई होती है, वो वुमेन को नहीं मिली हुई होती है। उसने ये कहा है कि किसी भी वर्क को एक क्रिएटिविटी की ज़रूरत है, और जो क्रिएटिविटी की जो कैपेसिटी है वो मेल में ज़्यादा है। ये बहुत सारे राइटर के अंदर ये बात मिल सकती है, बहुत से क्रिटिक्स को ये आइडिया हो सकता है, वो ये बात मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए पावर, बोल्डनेस, ब्रेविटी एसोसिएटेड विद मेल। जो ये वर्ड है, जैसे ये पावर, बोल्डनेस, ब्रेविटी, जो ये वर्ड है वो किसके लिए, मेल के लिए यूज़ किए गए हैं। एंड कवर्डली, और उसने क्या कहा, टीमिड कवर्ड वर्ड्स आर यूज्ड फॉर वुमेन। ये वुमेन के लिए यूज़ किए गए इन लिटरेचर में बाय दिस क्रिटिक्स, इन क्रिटिक्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू शोवल्टर के अनुसार इट इज़ ए बिग ऑब्स्टेकल इन फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। और उसने ये कहा है कि फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में एक बहुत बड़ी बाधा है। जो लोगों की जो साइकोलॉजी है उसमें ये कहा है कि कोई भी टेक्स्ट है जो है वो क्रिएटिव पावर के साथ समझा जा सकता है, और क्रिएटिव पावर में ये माना जाता है कि जो मैन है उसको क्रिएटिव पावर ज़्यादा है और जो वुमेन है उसको क्रिएटिव पावर जो है वो कम है। ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म उसमें एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल है। अब अपना जो फोर्थ कंसेप्ट वो क्या है वो देखते हैं, वुमेन राइटिंग एंड वुमेन लैंग्वेज। अब क्या है वुमेन राइटिंग एंड वुमेन लैंग्वेज, मतलब कि जो वीमेन के द्वारा जो राइटिंग जो वर्क लिखे जाते हैं उसमें वीमेन लैंग्वेज, उसके द्वारा जो लैंग्वेज यूज की जाती है, उसके जो ये फोर्थ है
ये है। दिस कंसेप्ट एनालाइज द मैन एंड वुमेन यूज द लैंग्वेज डिफरेंटली वाइल क्रिएटिंग द टेक्स्ट। उसने ये कहा है कि जो मैन है और जो वुमेन है वो हमेशा अपने टेक्स्ट को अलग अलग यूज़ करते हैं, उनके जो टेक्स्ट है वो अलग अलग होती है। उसने ये कहा है कि जो उनकी टेक्स्ट है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए। जो वुमेन है उसके द्वारा भी जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, जो मैन के लिए जो उसके द्वारा जो व्यूज़ दिए गए हैं वो मैन के लिए इक्वल होने चाहिए। अगर कोई ब्रेव पर्सन दिखाना है तो वो हम वुमेन को भी दिखा सकते हैं। तो उसने कहा है कि जो मैन है और जो वुमेन है वो दोनों की जो टेक्स्ट है वो अलग अलग होती है। जो शोवल्टर है वो कहते हैं कि टेक्स्ट अलग अलग नहीं होनी चाहिए, जो हमारी टेक्स्ट है वो क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेसर। ये जो कंसेप्ट है ये क्या ऑपरेसर का है कि उनकी जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो क्या अलग अलग है। तो ये क्या है, ये कंसेप्ट है ऑपरेशर्स लैंग्वेज। ऑपरेशर्स लैंग्वेज, ऑपरेशर कौन है, अब ऑपरेशर कौन है, ऑपरेशर करने वाले कौन है, हमारे मेल हैं। एंड ऑपरेस्ड कौन है, जो वुमेन है वो है जो जिसका क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है। लैंग्वेज, बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बाय द मैन इज डोमिनेटेड एंड वुमेन डोमिनेटेड। उसने कहा कि जो मैन के द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो क्या होती है, डोमिनेटेड होती है। क्या होती है, डोमिनेटेड होती है। वो मैन जो है वो क्या डोमिनेटेड लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और वुमेन को दबाने की वो कोशिश करते हैं। फॉर वुमेन पॉपुलर लैंग्वेज विच इज ऑब्स्टेकल टू यूज बाय वुमेन because it looked a foreign language for her and their language marked with the secrecy। और उसने ये कहा है कि अगर कोई वुमेन जब क्या है बोल्ड वर्ड का यूज़ करने लग जाती है और बहुत वुमेन के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज का यूज़ करने लग जाती है तो ये उसके लिए फ़ॉरेन लगती है। उसे ये लगता है कि जो ये लैंग्वेज उसके द्वारा यूज़ की गई है ये फ़ॉरेन है। उसने क्या देखा अपनी सोसाइटी में, उसने ये देखा है कि ये जो सोसाइटी है मेल डोमिनेटेड है और जो मेल है उनको ऊपर है, जो हमारे को जो कल्चर है उसमें मेल है उसको ऊपर दिखाया गया है और वुमेन को क्या है जैसे कि जो हाउस होल्ड वर्क है वो करना, वो मैन के अंडर काम करती रहती है। तो वो जब कोई वर्क लिखते हैं, जो फेमिनिस्ट क्रिटिक जो है जब कोई वर्क लिखते हैं और वुमेन के बारे में कुछ अच्छा सोचकर वो जब लिखते हैं तो उसके द्वारा जो टेक्स्ट यूज़ की जाती है उसको फॉरेन लगती है। उसे लगता है कि जैसे कि कोई झूठ लिखा जा रहा है, तो उसे सारी की सारी चीज़ें कैसी लगती हैं, फॉरेन लगती हैं। देयर लैंग्वेज मार्क्ड विद द सीक्रेसी। और जो उसे लगता है कि जो ये इसकी लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें सीक्रेसी है, वो रियल नहीं है बल्कि सीक्रेट, उसके द्वारा जो यूज़ की गई लैंग्वेज है वो सीक्रेसी से भरी हुई है। वुमेन राइटिंग एंड वुमेन साइकी। जब अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसका फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है, वुमेन्स राइटिंग एंड वुमेन साइकी। कि किस जो वुमेन की राइटिंग है उसमें उसकी जो साइकोलॉजी है वो भी दिखाई देती है। तो जो इसका जो फिफ्थ कंसेप्ट है वो क्या है, वुमेन राइटिंग एंड वुमेन साइकी। कि उसकी जो राइटिंग है उससे हम क्या है, वुमेन की जो साइकी है उसको भी हम समझ सकते हैं। साइकी मीन साइकोलॉजी। Various psychological theorists have suggested that female is inferior in term of creative power। बहुत सारे ये बात मैंने पहले भी बता दी है कि बहुत सारे क्रिटिक ये मानते हैं कि जो क्रिएटिव पावर है वो वुमेन में कम है, लेकिन रियल में ये है कि क्रिएटिव पावर वुमेन में मैन से भी ज़्यादा है। जितना वुमेन सोच सकती है उतना मैन कभी भी नहीं सोच सकता। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक ये मानते हैं कि जो क्रिएटिव पावर है वो वुमेन में कम है। Critics have been writing to establish a new principle of फेमिनिस्ट साइको एनालिसिस। जो क्रिटिक्स हैं वो जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसके लिए एक न्यू साइको एनालिसिस, नया साइको एनालिसिस करते हैं, मतलब कि उनकी जो साइकोलॉजी है वो अलग है। तो ये शोवल्टर कहती है कि उनकी जो साइकोलॉजी का जो डिफरेंस है वो नहीं होना चाहिए, हमें क्या है अपनी साइकोलॉजी को विकसित करना होगा और ये मानना होगा कि वुमेन में क्रिएटिव पावर ज़्यादा होती है। which would try to differentiate gender identity rather than following फ्रॉइडियन थियरी। उसने कहा है कि जो एडमंड फ्रॉइड है उसके द्वारा दी गई थियरी को फॉलो करने से अच्छा है कि जो वुमेन है और जो मैन है उसको अपनी साइकोलॉजी को विकसित करना पड़े, उसको अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना चाहिए। उसने कहा है कि फ्रॉइडियन थियरी में वुमेन को इन्फीरियर दिखाया गया है, उसको बहुत ही कम दिखाया गया है। तो उसने कहा है कि हमें अपनी फ्रॉइडियन थियरी से खुद को हटाकर जो वुमेन के लिए जो साइकोलॉजी है उसको चेंज करना चाहिए। शोवल्टर कंक्लूड्स the
work land for the situation when there would be no difference in text written by men and women। तो जो ये उसने जो ये वर्क था शोवल्टर उसको कंक्लूड करती है, क्या करती है, कंक्लूड करती है, कैसे करती है, टू डिफरेंस इन टेक्स्ट रिटन बाय मैन एंड वुमेन कुड नॉट बी अटेंड। उसने कहा है कि जो मैन के द्वारा और जो वुमेन के द्वारा जो वर्क लिखे गए हैं उसको हम जब अलग अलग वे से देखने की बजाय एक तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, अटेंड जो उनके द्वारा जो वर्क दिखाए गए हैं उनको जब एक वे से देखना शुरू कर देते हैं तो हमारी फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म पूरी हो सकती है। हम फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में मेल और फीमेल को दोनों को इक्वल लेकर आ सकते हैं। अटेंड द सिचुएशन एम ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, और उसने यही कहा है कि यही फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म का एम है। उसने कहा है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है वो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्यों करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसमें जो मेल हैं उनको क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, और जो वुमेन है उनको सप्रेस्ड, उनको क्या है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो क्रिटिक्स जो हैं वो क्या करते हैं, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के द्वारा अपनी जो वुमेन की जो आवाज़ है उसको ऊपर उठाते हैं। वो अपने वर्क के द्वारा जो वुमेन के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो उसने ये कहा है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है उसको हम एक निश्चित बिंदु पर तब लेकर आ सकते हैं जब किसी भी टेक्स्ट में जो मेल और फीमेल है उसको क्या है, अलग अलग करके नहीं बल्कि उनके द्वारा जो लैंग्वेज यूज़ की गई है उसमें उसको इक्वल रखकर जब किसी भी टेक्स्ट को समझा जाता है तो उसमें क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट होगा वो रियल होगा, उसमें किसी भी तरह की वुमेन के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होगा। तो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स जो है उनका जो एम है वो ये है कि वुमेन के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो आगे न हो। उनके जो वर्क हैं वो वुमेन के लिए जो अच्छे व्यूज़ हैं उनको भी सामने लाने की कोशिश करते हैं। जो मैन के जो व्यूज़ हैं वुमेन के लिए उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो उसने ये कहा है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक्स हैं उनको बहुत सारे ऑब्स्टेकल का सामना करना पड़ रहा है, और जब जो एक ऑब्स्टेकल है वो जब दूर हो जाएंगी तो जो मेल के द्वारा और जो फीमेल के द्वारा, जो मैन के द्वारा और जो वुमेन के द्वारा लिखा गया जो टेक्स्ट होगा वो एक होगा, वो इक्वल होगा। उसने कहा है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं उनका एम भी यही है कि वो क्या करना चाहते हैं, जो मैन की जो पावर है उसके इक्वल ही जो वुमेन की जो पावर है उसको लेकर आना चाहते हैं, और इसी के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की है। मैंने जो ये ऐसे है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डनेस, उसमें एलन शोवल्टर के द्वारा फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म में आने वाली जो बाधाएं हैं उनका वर्णन करने की पूरी कोशिश की है। मैंने इस ऐसे को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ऐसे समझ में आया होगा। जो एलन शोवल्टर के द्वारा दिए गए जो सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं और जो मॉडल हैं उनको आप इस वीडियो को दोबारा सुनकर उनको और भी अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो मेरी जो ये वीडियो है ख़त्म होती है। थैंक यू।